जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीआरबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन बर्मन आज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे आपको सभी जितने भी शिक्षण संबंधी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जीन पियाजे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भर भर कर देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल है पीआरबी एकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे साहब जो हमारे हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमें दिया था, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे साहब के क्वेश्चन आपको आगामी जितने भी एमपीटेट, सीटेट और यूपीटेट, मोस्टली यूपीटेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कि अवस्था वाली जो थ्योरी होती है, जितनी भी अवस्थाएं दी हैं वो हमारी जीन पियाजे साहब ने दी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब दोस्तों, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, कई बार यूपीटेट के एग्ज़ाम में और सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो जो हमारे जीन पियाजे साहब थे वो हमारे थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। किस सिद्धांत का किया था? यह किया था हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, आपके लिए सही सूटेबल सही रहेगा। मैं आपको बताऊं, यदि आपको इंग्लिश में आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अलग अलग नामों से भी हम इसे जान सकते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, अवस्था का सिद्धांत आदि। सभी अन्य भाषाओं में, अन्य इसके हिंदी में कई अर्थ निकाले गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इनके 3 बच्चे थे। इन्होंने अपने तीनों बच्चों पर इस सिद्धांत को लिया था और इस पर इन्होंने वर्क किया था। इसमें कई बार इनकी आलोचना भी की गई थी कि इन्होंने अपने बच्चों पर यह विकास का सिद्धांत जो इन्होंने किया है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, यह जो थ्योरी दी है, इस चीज़ को भी इन्होंने कई बार ये चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक का सिद्धांत एवं अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, अवस्था का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पियाजे का मानना है, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में संकल्पना बना लेता है, यानी कॉन्सेप्ट उसका बनना तैयार हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा वस्तुओं के बारे में दिमाग में संकल्पना बना लेता है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक। कई बार सीटेट में यह क्वेश्चन एज इट इज दर्शाया गया है कि नन्हे वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। तो नन्हे वैज्ञानिक हमें बच्चों को कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जो हमारी थ्योरी दी थी, ये हमारी थ्योरी जीन पियाजे साहब ने दी थी। ये कई बार क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट में भर भर कर पूछा गया है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल गहराई से देखें। यहाँ से क्वेश्चन, यदि आप इस चीज़ को पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो पूरी वीडियो में इसके बाद आप भी कुछ भी जीन पियाजे के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट है इसके हमारे वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है अनुकूलन। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में याद करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसके हिंदी में कई बार अर्थ चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे आप कन्फ्यूजन होने के चांसेस बन जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। देखो, जैसे हम हिंदी में ही हमें पता चल रहा है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब अपने
वातावरण के अकॉर्डिंग यानी उसके अनुकूल हो जाना। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं, दो प्रक्रिया हैं जो आपको पहले दे रखी हैं। आत्मसातकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिमिलेशन, इंग्लिश में इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ लेना ही हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे दोस्तों अब ये हमें पता है कि ये जैसे उदाहरण लेते हैं हम, पहले वाला उदाहरण हमारा ये है कि ये बच्चे जानते हैं कि ये डॉग है, डॉग ये ब्लैक कलर का है, इसके 4 टांगें होती हैं, ये भोबो भी करता है, ठीक है। अब बच्चे ने दूसरा डॉगी देखा, कौन सा देखा, बच्चे ने दूसरा डॉगी देखा कि ये भी एक डॉगी है, ये भी भोबो कर रहा है, इसके भी 4 टांगें हैं, पर क्या है इसका कलर अलग है। लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। क्या किया बच्चे ने ये देखा कि कोई बात नहीं, कलर अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी एक डॉग है, ठीक है। तो आत्मसातकरण होता है हमारा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समायोजन, इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। इसको भी हमें इंग्लिश में याद करना है। इसकी परिभाषा रहेगी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ घुल मिल या तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। इसका मानना है, यह जो इसकी परिभाषा है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण के साथ हमें तालमेल बैठा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक डॉगी था, डॉगी को हमें पता है कि अलग अलग कलर का है लेकिन भोबो कर रहा है। अब बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने इसमें क्या देखा, बच्चों ने ये भी देखा कि इसके भी पूँछ है, 4 टांगे इसके भी हैं, और ये लेकिन इसका क्या है कि ये म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने समायोजन कर लिया कि नहीं यह अलग है। इसमें बच्चों ने क्या किया कि है तो ये उसी शेप में, लेकिन क्या है इसमें अंतर यह है कि इनके जो बोलने का तरीका है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें बच्चों ने क्या किया, इसमें बच्चों ने अपना तालमेल बिठा लिया, यानी कि ये अलग अलग डिफ्रेंटेशन बच्चे को पता लग रहा है कि कहाँ से कहाँ क्या चेंजमेंट करना है, कि ये अलग है और ये क्या अलग है, दोनों में अंतर, मतलब कि वो सही तरीके से तालमेल बिठा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साम्य धारण। इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण व समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन बनाए रखना होता है। यानी दोनों जो हमने अभी ऊपर पढ़ाई है, आत्मसातकरण और समायोजन, दोनों के बीच में संतुलन, देखो ठीक है, दोनों के बीच में संतुलन करना ही इसका कार्य होता है साम्य धारण का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, स्कीम और स्कीमा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों स्कीम का। स्कीम को पढ़ते हैं। स्कीम्स किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चों को भूख लगती है तो वह रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। स्कीम का यह होता है कि स्कीम पहले से ही हमारी सेट रहता है कि हमें पता है कि बच्चा एक रो रहा है, उसे पता है जब वो रोएगा तो उसे दूध मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसे पता है ये एक प्रकार की स्कीम है, क्योंकि ऐसा ऐसा करने से उसको दूध मिलेगा। अब बात आती है नेक्स्ट स्कीमा की। स्कीमा है शरीर के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं दिमाग से जुड़ी रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा खिलौना हाथ में पकड़ता है, ये इसमें क्या होता है, स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा को आपको ध्यान से देखना। स्कीमा का जो होता है उसका दिमाग से होता है कि बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं वो सभी उसके मस्तिष्क से होती हैं। जैसे बच्चों को हम हाथ में खिलौने देते हैं तो क्या होता है, तो बच्चा उसे पकड़ लेता है। अब आप ऐसा करना कि बच्चे के सामने कोई भी अपना मोबाइल कहीं भी छुपा दो आप, तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा उसको आराम से दिमाग में देखेगा और बच्चा आराम से निकाल देगा, क्योंकि छोटा बच्चा है वो उसके साथ क्रिया करने लगेगा कि उसका दिमाग कार्य करने लगेगा, वो आपको फ़ोन वहाँ से निकाल के दे देगा। तो स्कीमा का मतलब ये होता है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएँ दिमाग से जुड़ी रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अवस्थाएं हैं, इस जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, उसे हम कई बार हमने देखने को मिला है। क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के, तो उसे बोलते हैं हम अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है, इसमें पहली अवस्था है हमारी जन्म से बच्चे के 2 वर्ष तक। इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। दोस्तों, इसको भी आपको इंग्लिश में याद करना है। ये भी कई जगह आपको अलग अलग डिफरेंट भाषाओं में, आपको हिंदी में जब आप पढ़ते हो तो उसके डिफरेंट नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश में करोगे जब आप, तो इंग्लिश में आपके लिए सबसे सफिशिएंट और बेटर रहेगा यदि आप उसको इंग्लिश में याद करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपको देखनी है, जैसे आपको पता लग रहा है, यहीं से पता चल पा रहा है, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशी है। ठीक है। तो दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ये जो पहली अवस्था है हमारी, ये हमारी बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा आँखों से, कान से, नाक से और जीभ से और त्वचा से ही सीखता है। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की अवस्था को बैठाने लगता है, जैसे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है हमारे दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी जो स्टेज होती है, ये होती है हमारे 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच की होती है। कई बार दोस्तों यह देखने को मिल जाता है कि पूछ लेता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बीच की होती है। तो ये आपको याद करना होगा, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ष भी आपको याद करने को बहुत ज़रूरी है, याद करना। आइए शुरुआत करते हैं। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी इससे पहले यह जो बच्चा कार्य करता है, ये उससे पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कुछ क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में क्या होता है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कार्य करने से पहले संक्रिया है, मतलब क्रिया करने से पहले वाली जो अवस्था है, ये इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह है, इसमें बच्चा समझ पाएगा लेकिन कोई कार्य नहीं कर पाएगा, यानी क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे जीववाद पढ़ते हैं। जीववाद में क्या होता है, देखो, जब बच्चा सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, बच्चा क्या होता है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई बच्चा चल रहा है, बच्चा, अब देखो, जैसे मान लो ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये रो रही है। अब बच्चे को मान लीजिए कोई बच्चा किसी भी गेट में टकरा जाता है, टकराने से क्या होता है, बच्चे को चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो उसको गेट को पीटने लगते हैं। गेट को पीटने से क्या होगा कि बच्चा एकदम चुप हो जाता है। क्यों होता है चुप, बच्चों को क्या कहते हैं, चलो इसका चोट लग गई, ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता है कि उसमें जान है या नहीं है, ठीक है, बच्चे को थोड़ा ही पता है। मान लो कई बार बच्चा नीचे गिर जाता है तो हम ज़मीन को पीटने लगते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे को पता लग जाता है, बच्चा ना चुप हो जाता है एकदम। आपने कई बार ये जो कंडीशन है, कई बार आपने अपने घर में भी इस्तेमाल करी होगी बच्चों के ऊपर, तो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं पता होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अहम केंद्रित पढ़ते हैं। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी करता है, अहम केंद्रित से हमें पता लग रहा है जो बच्चा कर रहा है वह जो कर रहा है सही कर रहा है। मान लीजिए अगर यदि बच्चा कोई आइसक्रीम खा रहा है, देखो ये हमने उदाहरण दिया है, कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो बच्चों को यदि आइसक्रीम मान लीजिए ये वाले ही पसंद है, तो बच्चा अब ये कहेगा कि आपको भी नहीं आपको भी यही वाली खानी होगी। कई बार आपने देखा होगा, मोस्टली आप देखते हैं, ये बड़ों में भी क्रिया होती है ऐसी। बड़ों में कोई बच्चा कोई बड़ा यदि शादी में जाता है, तो शादी में क्या होता है, वो बंधन के जाता है, ठीक है, खासकर लड़के भी जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, ठीक है, तो क्या सोचते हैं कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली ये जो क्रिया होती है, ये किसी से नहीं होती कि भाई कोई हमें देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखते लेकिन किसे हैं, दुल्हन और दूल्हे को, ठीक है, तो कोई किसी को नहीं देखता है। तो ये भी क्रिया ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अपलटावी। अपलटावी का मतलब इसमें बच्चा अंकों को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। अब देखो इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे को ज्ञान तो होता है, अंकों का ज्ञान तो होता है, लेकिन वह पलटावी का नियम अपलटावी का नियम नहीं जानता है। जैसे जैसे हमने किया है 3 + 4 = 7 होते हैं। यदि बच्चे को बोल दें कि बेटा कि 4 + 3 कितने होते हैं, तो बच्चा वहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि अपलटावी का नियम क्या होता है, हालांकि दोनों स्थिति में जोड़ के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन बच्चे को इस बात से बच्चा ज्ञान, ये बात बच्चे के समझ में नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो अपलटावी के नियम में क्या होता है कि बच्चा किसी भी अंकों को उलटना और पलटना नहीं जानता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई, दूरी आदि संकल्पना की कमी इस अवस्था में होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को मुद्रा संप्रत्यय में क्या होता है कि बच्चे को यह पता नहीं होता है। मान लो जैसे ये हमारा उदाहरण है, हमने उदाहरण दिया कि बच्चों को एक आप क्या करना, एक बच्चे को 2000 का नोट देना, ठीक, और एक बच्चे को, उसी बच्चे को आपको बहुत सारे सिक्के देना, ठीक है। हालांकि ये 2000 का नोट है और ये इसमें यदि आपके 50 रुपये भी होंगे सिक्के, तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा सबसे पहले सिक्के को लेना पसंद करेगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। अब ये कंडीशन हमारी जो होती है, यह कंडीशन हमारी ये ऐसे स्कूल में भी होती है। जब बच्चे को सुबह स्कूल में हम भेजते हैं तो बच्चा सुबह रोता है, ठीक है, कई बार प्रॉब्लम करता है कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। और जब कई बार बच्चा चले जाता है और जब घर पे आता है, तो घर पे आने के क्या होता है कि बच्चा खुशी खुशी से घर पे आता है, क्योंकि बच्चे को पता है, बच्चे को इतना ज्ञान नहीं है कि दोनों ही कंडीशन में, यदि हम स्कूल जा रहे हैं और या स्कूल से घर आ रहे हैं, कि उनकी दूरी सेम है, बच्चों को यह नहीं पता है। लेकिन बच्चा फिर भी इस कंडीशन में क्या करता है, बच्चा रोता है, और इस कंडीशन में बच्चा जल्दी आराम से घर पहुंचता है, कि उसे पता है कि बहुत हमारे पास, हमारा जो घर है वो बहुत पास है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा बाहर, अब देख लो एक उदाहरण और देते हैं हम आपको। एक बच्चे को क्या करना, आपको क्या करना है कि बच्चे को एक गिलास ये है हमारा, ठीक है, और एक गिलास हमारा ये रहा, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में आपको मान लीजिए इस गिलास में 100 ml वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, सॉरी जूस भरा हुआ है, और जो दूसरे वाला है इसमें भी हमारा 100 ml है, ठीक है, ये हमारा बारीक है, सॉरी, ठीक है। यदि वो यहाँ तक आता है 100 ml और इसमें ये हमारा थोड़ा, सॉरी आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो एक तो हमारा हो गया ये, एक तो हमारा हो गया ये वाला, ये हमारा चौड़े वाला गिलास हो गया, एक होगा हमारा पतले वाला गिलास। दोनों ही कंडीशन में यदि 100 ml हम जूस भर देते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है चौड़े वाला इसमें नीचे रहेगा और ये इसमें ऊपर तक जाएगा। तो क्या होगा, तो बच्चा इन दोनों कंडीशन में बच्चा इस बड़े वाले गिलास को लेना पसंद करेगा, क्योंकि बच्चे को यह ज्ञान नहीं है कि भार और उस बच्चे को किसी भी चीज़ का संकल्पना नहीं है इस चीज़ की बच्चे को, कि यह बच्चा इसमें वो सही तरीके से जांच कर पा रहा है कि इसमें कितना इसके अंदर है जूस, ये कितना नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इस कंडीशन में बच्चा भार या ऊंचाई या दूरी किसी भी आदि संकल्पना की कमी इस अवस्था में होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषताओं पर ध्यान देता है। अब देखो जैसे मान लीजिए अब आप हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, अब बच्चों को थोड़ा ही पता है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा और भी वर्क, कॉलिंग भी रहता है, वीडियो कॉलिंग भी रहता है, अन्य अपने बैंक संबंधी और भी वर्क रहते हैं, और भी फीचर रहते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चों को अपना गेम से मतलब है, बच्चा इसमें अपना गेम खेलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जब बच्चा सब कुछ छाड़ के केवल अपने छोड़कर किसी एक विशेषता पर ध्यान देता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एम केंद्रण कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
इसमें भी ये जो हमारे होती है ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच बीच होती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही क्रिया कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। देखो क्या करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे इस अवस्था में अपलटावी मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि गुण आ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, इस अवस्था में अपलटावी मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की अवस्थाएं की योग्यता इसके गुण के अंदर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये पहले वाला हमने पढ़ा था, इससे पहले वाला, उसमें ये नहीं होते थे, दूसरी वाली जो हमारी स्टेज थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग इसको बोलते हैं हम। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के साथ तर्क करना शुरू कर देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बच्चे के अंदर तर्क करना शुरू कब होता है। ये कौन सा होता है हमारा, ये हमारे तीसरी जो हमारी जो अवस्था है इसमें होता है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, अब हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चों कहते हैं कि पेट ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा क्या करता है, तो बच्चे को यदि हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चा हाँ कहता है हाँ सही है, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारा पता है हमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं हम। ठीक है, हम वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे हमने ये पेड़ का उदाहरण दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया जाता है और उसमें बच्चा उस पर तर्क लगाता है और आंसर को सही तरीके से जवाब मतलब आपको देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौथी हमारी और लास्ट अवस्था है, इसको बोलते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह अवस्था हमारे 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। कई बार ये 11 से ऊपर तक की अवस्था देखने को मिलती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी यह संज्ञान वाली सर्वोच्च सबसे ऊंची अवस्था है, यानी लास्ट वाली अवस्था है हमारी। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। नियमों के ऊपर बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जीन पे आज कुछ क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये है हमारा। इस टॉपिक में यदि आपने ये सभी थ्योरेटिकल टोटल जो मैंने आपको समझाया, यदि आपने ये पढ़ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में जीन प्याजे के संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारा चैनल है PRB अकेडमी हमारा चैनल है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।